अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ समा मनी। मैं हूं आपका होस्ट गजाल अहमद और आज आपके लिए इतनी कोई इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हम लाए हैं ना, जिनके साथ जो भी हमारी डिस्कशन होने वाली है वो सुन के आपको बहुत मज़ा आ जाएगा और ये बड़ी एजुकेटिव आज की हमारी ये एपिसोड होने वाली है। क्योंकि आज की जो पर्सनालिटी है हमारे साथ, इनका ताल्लुक जिस सेक्टर से है उधर से हमने अभी तक किसी इंडिविजुअल को भी इस शो में उनका इंटरव्यू नहीं किया। हमारे साथ मौजूद हैं आज ऐसी शख्सियत हु हैज़ बीन द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 6 टाइम्स। इनका अपना पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकरेज एंड इन्वेस्टमेंट फर्म भी है। वी हैव विद अस द मैन हिमसेल्फ, द वन एंड ओनली मिस्टर आरिफ हबीब, फाउंडर ऑफ द आरिफ हबीब ग्रुप ऑफ कंपनीज। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस योर टाइम। आप सबसे पहले तो सर मैं और आई एम श्योर बाकी सभी हमारे देखने वाले जानना चाहेंगे थोड़ा-सा आपकी अर्ली लाइफ के बारे में कि वो खारा दर की गलियों से स्टॉक मार्केट की ऊँचाइयों तक का सफ़र कैसा रहा? कैसे आगाज़ किया आपने? लेकिन ये स्टॉक मार्केट में ब्रोकरेज हाउस सेटअप करने का जो विजन था वो हमारे बड़े भाई का था। जी, और वो बड़े भाई साहब ने ये डिसाइड किया कि स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो ब्रोकरेज बिजनेस को हुँ, हुँ। परस्यू किया जाए। फिर उन्होंने मुझे आइडेंटिफाई किया कि वहाँ जाके ये बिजनेस जो है वो सेटअप करें। जब मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की तो जी, उसके बाद जो है वो वहाँ उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज की जो है वो ब्रोकरेज लाइसेंस खरीदा हुँ, और फिर मुझे वहाँ उसको सेटअप करने के लिए भेजा। तो जब मैं जब पहले साल ही जब ज्वाइन किया तो बड़े क्राइसिस आ गए पाकिस्तान में। जो है वो इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो गई। ईस्ट पाकिस्तान जो है वो हमसे अलग हो गया। फिर उसके फौरन बाद नेशनलाइजेशन जो है 1971 में और 1972 में और 1974 में नेशनलाइजेशन हुई। और फिर उसके बाद जो है वो जब जियाउल हक की गवर्नमेंट आई तो उस वक्त तक तो जो है वो मार्केट में काफी क्राइसिस चलते रही। फिर जब ये गवर्नमेंट नहीं आई तो उसके बाद स्टेबिलिटी शुरू हुई। और फिर 1980s जो है वो स्टॉक मार्केट के लिए जो है वो अच्छा गया। इवन 90s भी जो है वो बेहतर था क्योंकि 90s में मार्केट जो है वो फॉरेनर्स के लिए ओपन की गई। और यूं फिर जब फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है उन्होंने दिलचस्पी लेना शुरू की तो फिर हमारे ब्रोकरेज हाउस की क्वालिटी भी इम्प्रूव करना शुरू हो गई। तो उन्होंने फिर अपने रिसर्च डिविजन्स जो है वो सेटअप किए। और फिर एक हम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को सर्विस करने के काबिल हुए थे ब्रोकरेज हाउसेस। और वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जब 90s के अंदर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज का इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो इम्प्रूव किया गया। उसमें ये सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम आपको बताया पहले। जी, ये फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स जो है वो एक्सचेंज हुआ करते थे ऑनरशिप के लिए। उसके बाद सेंट्रल डिपॉजिटरी आने के बाद ये सेटलमेंट सारी पेपरलेस हो गई। और इसी तरह पहले जो ट्रांजेक्शन होते थे वो स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडिंग हॉल में होते थे। और वहाँ वो ओपन आउटराइट सिस्टम होता था कि जहाँ तमाम ट्रेडर्स जो है असेंबल होते थे वो अपने ऑफर से बिड शाउट करते थे और फिर उनकी एग्रीमेंट होती थी। और वो एग्रीमेंट को वो अपने पास लिखकर फिर आफ्टरनून में उस वर्बल एग्रीमेंट को राइटिंग में कन्वर्ट किया करते थे। तो वो चीज़ खत्म हो गई और फिर ये सारा जो मार्केट है वो कंप्यूटर्स पे आ गई। और कंप्यूटर्स के आने के बाद ये दोनों जो डेवलपमेंट थी उससे मार्केट की कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और बहुत अच्छी हो गई। और हम अब हमारे पास जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पास जो है वो सारा ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मौजूद है। अच्छा सर, जैसे कि आपने ज़िक्र किया कि व्हेन यू इनिशियली स्टेप्ड इनटू द मार्केट तो उस दौरानिए में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आपने फेस किए। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि उस दौरान आपने किस तरह उनसे कोप किया, किस तरह ओवरकम किया और उस पीरियड में क्या आपकी की लर्निंग्स रहीं? कुछ देखिए सारा जो ये जो इन्वेस्टमेंट्स का गेम है जी। वो उसका उसका इनिशाल जो है वो नॉलेज पर है। हुँ, और जितना किसी भी इन्वेस्टर का नॉलेज अच्छा होगा तो उसके चांसेस हैं, उसके अच्छे नताइज के चांसेस हैं कि उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो राइट राइट जगहों पर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा, राइट सेक्टर में कर रहा होगा, राइट ग्रुप्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा, राइट कंपनीज में कर रहा होगा बेस्ड ऑन ऑन गुड नॉलेज।
तो जो सबसे की है स्टॉक मार्केट की और ये सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट की, वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करें, और उसमें नॉलेज जो है वो सेक्टर की है, कंपनी की है, स्पॉन्सर्स की है, साथ इकोनॉमी की भी है। इकोनॉमी जो है और मुख्तलिफ जो सेक्टर्स में साइकिल्स होते हैं, उनको भी जो प्रोजेक्ट करना के लिए आपको अच्छा नॉलेज होता है, तो आप बेहतर जो है वो प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह आपके नज़र जो है वो कंट्री की इकोनॉमी पे भी होना चाहिए, और आपकी जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स है उस पर भी नज़र होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए और उससे बेनिफिट करने के लिए ये है कि आपको जितना ज़्यादा अच्छा नॉलेज होगा, उतनी आपकी डिसीजन मेकिंग की राइट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर माशाल्लाह से यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड abundance ऑफ एक्सपीरियंस इन वेरियस सेक्टर्स। तो वी हैव अ लॉट टू डिस्कस, जैसे कि स्टॉक मार्केट की कंडीशन होगी, करंट हमारी इकोनॉमी की कंडीशन होगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि अगले कोई 10 से 15 मिनट हम आम आवाम के लिए छोटी सी डिस्कशन ये करें कि हम थोड़ा सा उनको एजुकेट करें, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं कि जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है ना, तो लोगों के ख्याल में सिर्फ दो ऑप्शंस होती हैं, या तो ये कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया जाए या सोना खरीद लिया जाए। स्टॉक्स का लोगों को पता है, लेकिन अभी भी इतना स्टॉक्स के बारे में श्योर नहीं है। तो सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा और आपके ज़रिए सबको ये बताना चाहूँगा कि आप हमें भी बताएँ कि स्टॉक्स होते क्या हैं और क्यों इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए? ये जो स्टॉक्स हैं एक्चुअली ये जो हमारी मुल्क की कंपनीज हैं उनकी ऑनरशिप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जी। और उस ऑनरशिप के जो शेयर्स हैं, यानी जो उनके हिस्से हैं, उसको जो है वो ये जो शेयर कहा जाता है, और वो शेयर जो है आपकी एक कंपनी की जो है वो कैपिटल में आपका जो कंट्रीब्यूशन है, प्रोराटा कंट्रीब्यूशन, उसको वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। इस तरह आपने देखा होगा कि जनरली वो शेयर्स की फेस वैल्यू जो है हमारे यहाँ पाकिस्तान में 10 रुपीज होती है, और वो 10 रुपीज के शेयर जो है वो फिर मल्टीप्लाई होते हैं इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, और फिर जितना कंपनी को उस कैपिटल की जरूरत होती है उस हिसाब से वो नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो इशू होते हैं। और उसमें ज़ाहिर है जो एक उसकी स्पॉन्सर्स होते हैं जो जो इस कंपनी को जो है वो स्टीयर कर रहे होते हैं, लीड कर रहे होते हैं, और फिर उसकी मैनेजमेंट जो है वो हायर होती है, और उस कंपनी की मैनेजमेंट को जो है वो रन किया जाता है। और इसमें जो आप स्टॉक एक्सचेंज पे अगर लिस्टेड हैं, तो आपके ऊपर बहुत सारी डिस्क्लोजर डिसिप्लिन हैं, और उसमें कानून के मुताबिक जो भी आजकल हमारे यहाँ जो है वो कंपनीज एक्ट 17 जो है 1917 जो है वो राय है, और उसमें सारा कानून के अंदर ऑब्लिगेशन है मुख्तलिफ कंपनीज को कि वो अपने अफेयर्स को किस तरह जो है वो चलाएंगी, और किस तरह वो पब्लिक इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों से शेयर करेंगी, ताकि आम लोग जो है उन सारी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का जो है वो फैसला, या ना इन्वेस्टमेंट करने का फैसला जो है वो कर सकते हैं। तो उसमें फिर जो भी कंपनीज की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है, और उसके जो भी रिजल्ट्स हैं, और पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो प्रॉफिट्स हैं, वो प्रॉफिट सब उन शेयर होल्डर्स को अप्रूव करता है, और वो शेयर होल्डर में फिर जो है वो अल्टीमेट उसके वो बेनिफिशियल ओनर होते हैं, और फिर सालाना तौर पर जो है वो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो ये डिसाइड करता है कि उसमें शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड जो है कितना प्रॉफिट जो है डिविडेंड की सूरत में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो उसमें एसईसीपी उसका रेगुलेटर है, जी। और स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ये उनको जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, और साथ में एक फ्रंट लाइन रेगुलेटर का रोल भी जो है वो प्ले कर रहा होता है। उसमें सारा जो ऑब्जेक्टिव होता है कि रेगुलेटर का रोल ये है कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, जो पब्लिक शेयर होल्डर है, और उसके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना, जी। और वो सेफ गार्ड करना, और उस चीज को इंश्योर करना कि तमाम मामला जो कंपनी के कानून के मुताबिक जो है वो चल रहे हैं। अच्छा सर, अगर कोई कह लें कि नया बंदा स्टॉक मार्केट में एंटर होना चाह रहा है, इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो इसकी कोई प्री रिक्विजिट अमाउंट है कि आपके पास 1 लाख या 5 लाख रुपए हों, या अगर किसी के पास 5,000 या 10,000 सेविंग्स हैं, वो भी इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो वो भी इसमें एंटर हो सकता है? आई थिंक ये ऐसे तो जो है
वो 5,000 और 10,000 के वाले भी जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जी प्रैक्टिकल होने के लिए ज़रूरी है कि कम से कम 1 लाख रुपया जो है वो हो, और उसके बाद आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें तो वो एक वायबल प्रोपोज़िशन बनती है। क्योंकि ठीक। उसमें जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि इसमें नॉलेज हासिल करना होता है। तो आप भी हम्म एक ब्रोकर जाएँगे और ब्रोकर से जो है वो आप डील करना चाहेंगे, तो एक हम्म रीज़नेबल अमाउंट होगा तो ब्रोकर से आपको सर्विस जो है वो ज़्यादा बेहतर मिलेगी। सर इंडीड जैसे कि आपने कहा नॉलेज होना चाहिए, तो अगर आपके पास लेट्स से कि 1 लाख रुपए सेव्ड हैं एंड इट्स अ बिग अमाउंट, ठीक है? तो अगर आप इनको इन्वेस्ट करना चाह रहे हो किसी कंपनी के स्टॉक्स में, तो रिसर्च करते हुए आपको कंपनी की क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी, किन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा ताकि यू डोंट एंड अप लूजिंग योर मनी? देखिए, ये कंपनीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन अब तो बहुत सारी जो ब्रोकरेज हाउसेज़ हैं, उनके रिसर्च डिवीज़न है, जी, वो जी प्रोड्यूस करते होते हैं, वो उनकी वेबसाइट पे भी जो है ठीक है। वो अवेलेबल होते हैं। अखबारों में भी जो है वो कंपनीज़ के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आती है, खासतौर पे बिज़नेस रिकॉर्डर जो है वो कंपनीज़ के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिश कर रहा होता है। और फिर ज़ाहिर है आप ब्रोकर से जब ट्रेडर्स से बात करेंगे तो ट्रेडर्स भी इन्वेस्टर्स को जो है वो एडवाइस कर रहे होते हैं, और उनसे आप जो है वो मालूमात हासिल करके और उनकी एडवाइस और उसकी रीजनिंग जो है वो समझ के आप जो है वो फैसला कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको ये पहले रिलाई करना होगा कि जिस ट्रेडर के साथ आप काम कर रहे हैं जी, उसको आप अच्छा रेट करते हैं, और वो अच्छा रेट करते हैं उसकी एडवाइस से। तो जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, आपको जो है वो अंदाजा होता जाएगा कि मैं किस किस्म की इंफॉर्मेशन को हासिल करूं जिससे मैं बेहतर फैसले करने कर सकूंगा। सर ये भी साथ-साथ है कि स्टॉक मार्केट में जितनी तेज़ी से पैसा ऊपर जाता है, उतनी तेज़ी से नीचे भी आ सकता है। इट हैज़ इक्वल अमाउंट ऑफ चांसेस। तो इससे बचने के लिए हम कुछ कर सकते हैं? तो अगेन आई थिंक इसका भी यही है कि ये जो जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है, जी, जो उतार जी चढ़ाव है, जी, जी। ये जी जी इसमें 2-3 जो है वो फैक्टर्स होते हैं। हुँ, एक तो ये है कि ये जो हम्म मार्केट में इतनी तेजी से मूवमेंट्स हो रही होती हैं, तो बहुत सारे लोग ये हैं कि वो डे ट्रेडर बन जाते हैं। बहुत सारे लोग इस ऊंच नीच को प्ले करते हैं, जी, और वो उसको प्ले जी करके जो है वो पैसे बनाने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि जो इन्वेस्टर होते हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस को जज करके और उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो उनका ये होता है कि ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म उनकी इन्वेस्टमेंट रहती है। तो इन दोनों तीनों जो टाइप के प्लेयर्स हैं स्टॉक मार्केट के, वो खुद अपने लिए चूज करते हैं कि उनके लिए क्या ज्यादा जो है वो सुटेबल है। लेकिन जब हम ओवरऑल ये देखते हैं कि क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स को कैसा रिटर्न दिया एज ए होल, तो एज ए होल जो इन्वेस्टर्स की जो रिटर्न है वो काफी अच्छा, अगर आप लॉन्गर पीरियड में उसको कंपेयर करें जी। तो ये गोल्ड से जी जो है वो बेहतर है। गोल्ड गोल्ड से तो काफी जो है वो बेहतर है, बट वो रियल एस्टेट को भी जो है मैच करता है, क्योंकि रियल एस्टेट के लिए जो है आपको बड़े फंड चाहिए, और वो बड़े ही लोग उसमें काम कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में जो है वो छोटे इन्वेस्टर्स भी जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेगमेंट, आप क्या कहेंगे कि कौन-सा ऐसा सेफ ऑप्शन है कि किस सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाए, जो भी कोई नया बंदा इसमें आ रहा हो? मैं कहता कि जो अभी इस वक्त जो है वो जो अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, जी, वो फर्टिलाइजर सेक्टर है, जी और ईएनपी सेक्टर मतलब ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर जो है वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, और साथ ही बैंकिंग सेक्टर जो है, ये 3 सेक्टर जो है वो इस वक्त ज्यादा प्रॉफिटेबल है, और उनमें जो है वो वैल्यूज बड़ी रीजनेबल लेवल्स पर जो है वो इस वक्त अवेलेबल है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट्स की जा सकती है। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं। हम थोड़ा-सा ये बात करते हैं कि हमारी जो स्टॉक मार्केट है, वी नो कि इट्स अंडर वैल्यूड। जितनी इसकी पोटेंशियल है, कि हम उसको रीच नहीं कर पा रहे। काफ़ी इसमें हमारे जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, उसका भी लेना-देना है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का भी। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी बड़ी ज़रूरत है और हमने देखा कि रिसेंटली इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में थोड़ी-सी बेहतरी आई है। तो ऐसे और क्या इकदामात उठाने पड़ेंगे हमें, जिससे हम इसकी वैल्यूएशन को बेहतर कर सकें और अपनी पोटेंशियल को रीच कर सकें? तो सबसे पहले तो ये है कि हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स इंप्रूव होने चाहिए। जी। जनरली जी होता है कि हमारी जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो हुँ, वो दे आर डूइंग हम्म वेल इन टर्म्स ऑफ देयर
रुपी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। जी, लेकिन चूंकि जी पिछले कुछ अरसे के अंदर जो है वो रुपए की में डिवैल्यूएशन होती रही है, जी, तो डॉलर टर्म्स में जो है वो इतना इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्टिव नहीं रहा। तो मेनली इसी वजह से कि हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक वीकनेसेस हैं, जिसमें ये है कि रुपी की वैल्यू में कंटिन्यूस डिक्लाइन होना, हाई इन्फ्लेशन होना, हाई इंटरेस्ट रेट होना, ये ऐसे जो है फैक्टर्स हैं कि जिन्होंने ये जो हमारी स्टॉक्स की जो लिस्टेड स्टॉक्स की वैल्यूएशन को कम रखा है। जी, तो मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे इनमें बेहतरी आएगी, इसकी वैल्यूएशन जो है बढ़ेगी, खासतौर पे इंटरेस्ट रेट जो है वो गिरना शुरू होंगे, तो फिर जो है वो सारी वैल्यूएशन री रेट होगी, और री रेट होंगी तो फिर लोगों के लिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा वायबल हो जाता है एज कम्पेयर टू फिक्स इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो उसके रिटर्न्स जो है कम हो जाएंगे, और इक्विटी के रिटर्न जो है कंपेरेटिवली बेटर नजर आएंगे, तो उनकी वैल्यूएशन में जो है वो री रेटिंग होगी और उनमें बेहतरी आएगी। और सर जैसा कि आपने कहा कि हाई इंटरेस्ट रेट्स भी इसकी एक वजह है। तो हमने अभी देखा कि परसों-तरसों ही अभी क्या कहते हैं, बेशक इसकी बड़ी पेशगोई की जा रही थी कि इंटरेस्ट रेट्स कम होने वाले हैं, लेकिन फिर भी स्टेट बैंक ने जो नई मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की, उसमें इंटरेस्ट रेट्स उन्होंने 22% पर बरकरार रखे। सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दैट, और क्या लगता है आपको कि क्यों इनको जल्द से जल्द इनको नीचे लाने की ज़रूरत है? आई थिंक इसमें ओपिनियन सारे डिवाइडेड थे। जी, इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आया, हमारा इन्फ्लेशन जो 40% पे चला गया था, और जी, अब जो है वो 2 महीने पहले 28% पे था, फिर 1 महीने पहले 23% पे आ गया है, और मुझे लग रहा है कि ये मार्च एंड होगा तो शायद ये 20% के करीब जो है वो इन्फ्लेशन आ जाए, और ये जो 22% है वो 22% जो है में फिर पॉजिटिव रियल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो बनते हैं। तो अगर इस मॉनेटरी पॉलिसी में नहीं आया तो मुझे लग रहा है कि जो अगले माह पॉलिसी ड्यू है, जी, इसमें कभी उम्मीद है कि ये इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे जाएंगे। जैसे जैसे ये इन्फ्लेशन नीचे जाएगा, तो इंटरेस्ट रेट कम होने का केस जो है वो ज्यादा होगा, और मैं समझता हूँ कि 1 आध साल के अंदर ये 5 to 7% जो है वो इंटरेस्ट रेट को नीचे आना चाहिए। इंशाल्लाह। चलें सर, मेरा एक और सवाल ये है कि क्या स्टॉक एक्सचेंज में अभी नए सरमायाकारों के लिए कोई गुंजाइश है, या कि फिर ये जो चंद बड़ी कंपनीज़ हैं, उनका राज बरकरार रहेगा? हाँ, देखिए इसमें जहाँ तक इन्वेस्टर्स का ताल्लुक है, उनके जी, लिए तो ये लेवल्स बहुत अच्छे और अट्रैक्टिव है। जी, और जो जो मतलब जो कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज में और लिस्टिंग के लिए आना चाहती हैं, हुँ, उनके लिए चूंकि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो वो इतना अट्रैक्टिव नहीं बनता। लेकिन फिर भी आई बिलीव कि जैसे जैसे ये मार्केट में इम्प्रूवमेंट आपने देखा कि अगर हम जुलाई से देखें इस फाइनेंशियल ईयर की इब्तिदा से, तो अभी तक मार्केट जो है कोई 45% से ज्यादा जो है उसमें बेहतरी आई है। लेकिन इसमें और ज्यादा जो है वो गुंजाइश है, तो जैसे जैसे मार्केट की लेवल्स सेकेंडरी मार्केट में वैल्यूएशन बेहतर होंगी, तो फिर ये है कि प्राइमरी मार्केट जिसको कहते हैं कि नई लिस्टिंग के केस जो है वो ज्यादा बनेगा, और फिर उसमें हम इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी भी ज्यादा देखेंगे। तो हुँ। मुझे लग रहा है कि जब मार्केट की वैल्यूएशन बढ़ेगी तो फिर नई कंपनीज की स्टॉक पे लिस्टिंग को भी हम दे सकेंगे। लेकिन सर अभी के लिए अगर देखा जाए तो अभी नई कंपनीज़ का रजिस्ट्रेशन रेशो क्या जा रहा है? इस वक्त तो जो है अनफॉर्चुनेटली बहुत लिस्टिंग जो है की रेट बहुत कम है, हुँ, और कम है वो थोड़ा मायूस कन है। और उसकी हुँ, वजह यही है कि जरा हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है, रुपये कंटिन्यूसली डीवैल्यू होता रहा है, जी, जी। और हमारे मैक्रो फंडामेंटल्स वीक रहे, तो उसकी वजह से नई कंपनीज जो है का केस नहीं बन रहा। तो सर ऐसे क्या फंडामेंटल्स को हमें जल्द से जल्द बदलने की ज़रूरत है? टू नेम अ फ्यू। हुकूमत अपने जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ज्यादा डिसिप्लिन लाए, हुँ, और उसको जो है वो बेहतर करे। हमारे यहाँ इस वक्त जो है वो जो जिस किस्म की एनर्जी कॉस्ट है, हाई एनर्जी जी, कॉस्ट है, हमारे हाई इंटरेस्ट रेट है और हाई टैक्स रेट है, जी, इसके होते हुए जो है वो नई इन्वेस्टमेंट चेक करना जो है वो नामुमकिन सा है और मुश्किल है। ठीक। जब तक इनमें बेहतरी नहीं लाएंगे, हमारी एनर्जी की प्राइस को कम नहीं लाएंगे, हम इंटरेस्ट रेट को कम नहीं लाएंगे और टैक्स रेट को कम नहीं लाएंगे, उस वक्त तक जो है
ये माइलस्टोन हालात जो है वो रहेंगे, लेकिन उसमें जहाँ जैसे जैसे बेहतरी आएगी तो फिर हम ये इंशाल्लाह देखेंगे कि और कंपनीज स्टॉक्स की लिस्टिंग की जाएगी। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि क्या स्टॉक एक्सचेंज को पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए टेम्परेरीली मैनिपुलेट किया जा सकता है कि टेम्परेरीली आप उसको उठाएँ या गिरा दें? आई थिंक ये जनरल इम्प्रेशन रहा है कभी कि जो है ये समझा जाता है कि पॉलिटिकल गेम्स के लिए, क्योंकि जनरली जब पॉलिटिशियंस हैं, जी, जब मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही होती है तो वो क्रेडिट लेते हैं उसका, वो कहते हैं कि ये जो अच्छा परफॉर्म कर रही है वो हमारे अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से अच्छा कर रही है। तो वो हमेशा उनकी ख्वाहिश होती है कि मार्केट अच्छा परफॉर्म करे ताकि वो उसका क्रेडिट ले सके कि हम काम जो है वो ठीक राइट डायरेक्शन में जो है करें। लेकिन जब मार्केट जो है वो में डिक्लाइनिंग ट्रेंड होता है या उसकी परफॉर्मेंस पुअर होती है, तो फिर वो ये जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेते कि बिकॉज ऑफ रॉन्ग पॉलिसीज जो है वो मार्केट जो है वो पुअर परफॉर्म कर रही है, बल्कि वो ये कहते हैं कि ये तो स्पेकुलेशन हो रही है, स्पेकुलेशन की वजह से मार्केट हुँ, हुँ। दे रही है। तो मतलब जो मैं कहना ही चाहता हूँ कि जब वो उसकी अच्छी परफॉर्मेंस का क्रेडिट खुद लेना लेते हैं तो जी, उनको चाहिए कि जो बुरी परफॉर्मेंस है उसकी जिम्मेदारी भी खुद कबूल करें। ठीक है। अच्छा सर, आपने माज़ी में एनएफसी अवार्ड्स की मुखालफत की हुई है। इसकी क्या वजह है? और हम जानते हैं कि सियासतदान तो इसको अपना एक बहुत बड़ा कारनामा कह के ना उसको क्लेम करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को बताएँ कि एनएफसी अवार्ड के बारे में थोड़ा-सा बताएँ कि ये असल में है क्या? और ये कितना ज़्यादा बोझ है हमारी आवाम पे और इसके मुतबादिल क्या होना चाहिए? उसमें ये है कि जो भी हुकूमत टैक्सेस जो है वो कलेक्ट करती है जी। उसका 50-70% जो है वो सूबों को चला जाता है, हुँ, और फिर उसके बाद जो है वो हुकूमत के पास, फेडरल गवर्नमेंट के पास जो है वसाइल, खातिर का वसाइल जो है वो रहते नहीं है कि वो अपनी डेट सर्विसिंग भी करे, अपने डिफेंस की जिम्मेदारियां भी संभाले और दूसरी जो है जो जिम्मेदारियां उसको डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कर सके। तो वो फिर सारा उनको बोरो करना पड़ता है, जी, और वो बोरो करते हैं तो वो फिर लोगों के ऊपर और मजीद बोझ जो है वो बढ़ता रहता है, क्योंकि आपने बोरो किया है तो बोरोइंग की कॉस्ट भी जो है वो जब एक्यूमुलेट होता रहता है तो वो बढ़ती रहती है। और तो इस पर ये अभी डिस्कशन चल रही है कि आप सूबों को बहुत ज्यादा जो है वो शेयर दे रहे हैं हुँ, अपने वसाइल से, और उनकी जो जिम्मेदारियां आपको ट्रांसफर करने की वो जिम्मेदारी आपने ट्रांसफर नहीं की, जिम्मेदारी अपने पास ही रखी है, और उनके वसाइल जो है वो आपने एक साइजेबल ट्रांसफर करने हैं। तो उस सूरत में इसकी जरूरत है कि इसको रेशनलाइज किया जाए, और रेशनलाइज किया जाए ताकि सूबे जो है वो खुद भी थोड़ी सी मेहनत करें अपने अपने वसाइल को बढ़ाने के लिए। सिर्फ ये है कि वो फेडरल गवर्नमेंट के रेवेन्यूज पर डिपेंडेंट ना रहे। सर हमारे न्यू फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं मिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब और उनको विरासत में काफ़ी बड़े चैलेंजेस भी मिले हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको उन्हें बहुत जल्दी रिज़ॉल्व करने की ज़रूरत है? तो देखिए, वैसे तो मैं समझता हूँ कि अ, इस दफा की जो हुकूमत है जी, उस हुकूमत को जो है तो वो टेल विंड है, यानी उसको कुछ मुआफिक हालात जो है वो अवेलेबल है। जब पहले जी, नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद जब उनकी जो गवर्नमेंट टेक ओवर हुई थी तो उस वक्त जो है वो हेड जी, विंड चल रही थी, यानी उसमें जी, जिसको हम बोलते हैं बाद मुखालिफ चल रही थी, तो उस हुँ, बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे, क्योंकि उसको ये वक्त था जब रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू हुई थी, और उसके बाद कम्युनिटी सुपर साइकिल चला, तो वो बहुत ज्यादा ठीक है। उसने डेंट डाला पाकिस्तान इकोनॉमी के लिए। तो वो बहुत मुश्किल हालात थे, रिजर्व जो है वो गिर रहे थे, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, रुपए की वैल्यू जो है कंटिन्यूसली डाउन हो रही थी, और अभी हमें देखिए तो इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, रुपया की जी, वैल्यू जो है वो स्टेबल है, करंट अकाउंट डेफिसिट में खाते पर कमी देखी गई है। तो ये हालात और फिर ये इंटरेस्ट रेट कम होने के, इन्फ्लेशन कम होने की वजह से कम होने के चांसेस जो है वो ज्यादा बढ़ गए हैं। और हुँ, फिर उसके बाद स्टेट बैंक का जो एक इंक्रीमेंटल प्रॉफिट 1 ट्रिलियन का जो है वो जी, है जो बजट में जाएगा, तो यूं लगता है कि नया साल का जो है बजट बनाना कंपेरेटिवली जो है वो आसान होगा। हुँ, हुँ। तो यूं जो है वो देखा जाए तो ये हालात जो है वो बेहतर नहीं है।
लेकिन जो चैलेंजेस की आपने बात की, जी। उसमें ज़ाहिर है पहला चैलेंज था कि आईएमएफ के साथ डील करना। हुँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज एक खबर आई है कि आईएमएफ का जो है वो सेकंड रिव्यू, जो फाइनल रिव्यू है, जी, वो अग्री हो गया है। और उसमें स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो रीच कर गए हैं। और इंशाल्लाह ये इसके बहुत ही जल्द जो है वो 1.1 बिलियन डॉलर की जो इंस्टॉलमेंट है वो पाकिस्तान को हासिल हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज इनको ये होगा कि जो एक नया प्रोग्राम इनको मैं समझता हूँ करना पड़ेगा। और जी, वो नए प्रोग्राम को जो नेगोशिएट करना है और उनकी कंडीशनलिटीज और उसकी साइज और उनकी ड्यूरेशन जो है जी। वो नेगोशिएट करना एक चैलेंज होगा। और मैं समझता हूँ कि जो और औरंगजेब साहब के अपना जो एक्सपीरियंस है, तजर्बा और उनकी टीम उनके साथ जो है वो इसको मैं अच्छी तरीके से जो है वो डील कर सकते सर औरंगज़ेब साहब ने भी यही कहा था कि हमें इस टाइम पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे बड़े और लॉन्गेस्ट रनिंग आईएमएफ प्रोग्राम की ज़रूरत है। तो आपको क्या लगता है कि उसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी और अगर ये मिल भी जाता है तो उसकी जो कंडीशंस होंगी, उसका आम-अवाम पे क्या असर हो सकता है? हैं। उस पे आई बिलीव कि डेफिनेटली, चूंकि अभी पिछली जो प्रोग्राम था जी, उसमें ज्यादातर जो कंडीशंस थी, एक तो कंडीशन सख्त थी और ये फ्रंट लोडेड कंडीशन थी। तो फ्रंट जी। लोडेड कंडीशन ये होती है कि वो कहते हैं कि शुरू में आप ये रिफॉर्म करें पहले, हुँ, फिर आपको जो है वो डिस्बर्समेंट्स होंगी। और एक ही होता है कि आप ये कि लंबा टेन्योर होता है और रिफॉर्म्स के लिए भी टाइम दिया जाता है। तो जब रिफॉर्म्स के लिए टाइम दिया जाता है तो उसका बर्डन जो है इन्फ्लेशन पे, आम लोगों पे कम पड़ता है, क्योंकि ये सारी रिफॉर्म्स ये होती है कि सब्सिडीज को खत्म करना है, अपने टैक्सेस को बढ़ाना है, वसाइल को जो है वो बेहतर करना है, प्राइवेटाइजेशन करनी है। तो उसके लिए बेहतर ये होगा कि हुकूमत जो है वो खुद अपना प्लान बनाए, अपना प्लान बनाए, आईएमएफ के बगैर प्लान बनाए, और वो प्लान आईएमएफ को प्रेजेंट करे कि ये ठीक है। प्लान हमारा है कि जिस बेसिस पर हम ये सारी रिफॉर्म्स करेंगे। और वो जब वो खुद बनाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा और जिसको अचीव करना उनके लिए आसान होगा। बरक्स इसके के जो है वो आईएमएफ खुद वो कंडीशंस उनको पुट अप करे। तो उसके लिए इनको चाहिए कि अभी से तैयारी शुरू कर दें और तैयारी करके और ये करें कि आईएमएफ के साथ जब डायलॉग शुरू हो तो जी। इनके पास एक अच्छा प्रॉपर प्लान हो जो आईएमएफ को वो प्रेजेंट करे और आईएमएफ उसके ऊपर अपना अपने व्यूज जो है वो शेयर करे। सर आईएमएफ की बात को ही आगे बढ़ाते हैं कि हम देखते हैं कि दुनिया भर में पाकिस्तान जैसी और जितनी भी वीक इकोनॉमी वाली कंट्रीज़ हैं, वो अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए आईएमएफ की तरफ उनका इन्हिसार होता है, ठीक है? तो कोई ऐसी एग्ज़ाम्पल क्या हमें नज़र आती है कि जिसमें देखा जाए कि वो फिर एट द एंड ऑफ द डे दे बिकम सेल्फ सफिशिएंट, उनका आईएमएफ से डिपेंडेंसी हट जाए? एंड इज़ इट रियली पॉसिबल कि एक दिन पाकिस्तान भी सेल्फ सफिशिएंट हो जाए? बिल्कुल पॉसिबल है। हो ये रहा है अनफॉर्चुनेटली कि हमारे पॉलिटिशियन जो है जी, वो खुद इसकी जिम्मेदारी महसूस नहीं करते। और बिल्कुल, ये जितनी भी रिफॉर्म्स है वो खुद अपने लिए बेहतर होती है, ठीक अपनी है, इकोनॉमी की साउंडनेस के लिए जो है वो बेहतर होती है। पर बट कुछ पॉलिटिकल गेम्स के लिए जो है वो डिसीजंस को टालते रहते हैं और उसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम होती है। तो जो आईएमएफ तो ये कहता है कि भाई आप अपने उतने ही पाँव फैलाएं जितनी चादर है, जी, चादर के अंदर रहकर करें। ऐसा न करें कि आपके ऊपर इतना कर्जों का बोझ जो है वो बढ़ जाए। आप वसाइल को जो है जितने आपकी ऑब्लिगेशन है, जितने आपके खर्च है, उसके लिए वसाइल खुद आप जो है वो जनरेट करें। और ठीक है, उस जनरेशन के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो वो मेहनत करने की ज़रूरत है। और अगर उसको सही तरीके से उस डिसिप्लिन को वो फॉलो करेंगे हमारे पॉलिसी मेकर्स, तो आई बिलीव कि ये हम आईएमएफ के की जो सपोर्ट की फिर ज़रूरत नहीं होगी। जी, लेकिन ज़रूरत इस बात है कि आप अपनी डिसिप्लिन पॉलिसीज को जो है हर वक्त जो है वो परस्यू करें। और उसके अंदर आपको विजन चाहिए, और विजन चाहिए, उसमें एक बैलेंस होता है कि आप कितना लोगों पे बोझ डालें और कितना आप इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए काम करें। और इकोनॉमी की ग्रोथ भी जो है वो इंडिजिनस रिसोर्सेस से की जाए, ऐसी ना की जाए ग्रोथ की जिससे इम्पोर्ट वगैरह जो है वो बढ़ जाए और आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो नेगेटिव हो जाए। और अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव हो जाएगा तो आपके ऊपर प्रेशर जो है
वो बढ़ जाते हैं। जी। तो ज़रूर ऐसे शोर ज़्यादा जाना चाहिए कि जो ज़्यादा इंडिजिनस इन्वेस्टमेंट से वसाइल से जो है वो डेवलप हो सकते हैं, उनमें ज़्यादा एक्टिविटी को प्लान करना चाहिए। और फिर जिनकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर आप इंपोर्ट्स पर जो है वो डिपेंड है। जैसे जैसे कि आपने कहा कि पॉलिसीज़ को डिसिप्लिन के साथ परस्यू करना चाहिए, तो मैं वापस जाना चाहूँगा मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की जानिब कि आपको क्या लगता है कि क्या वो जो अभी इनको बड़ी ज़रूरत है टफ़ डिसीज़न्स लेने की, तो डू यू थिंक विल ही बी एबल टू डू इट? क्योंकि हम देखते हैं कि अभी जैसे कि पीपल्स पार्टी ने, जो कि नून लीग की अलायंस में है, उन्होंने भी जो प्राइवेटाइज़ेशन की पॉलिसीज़ आई हैं, उनके लिहाज से तहफ़्फ़ुज़ात अपने पेश कर दिए हैं। तो डू यू थिंक इट विल बी पॉसिबल? देखिए प्राइवेटाइजेशन में तो ज़ाहिर है इनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो रहता है। नज़र आता है जी, पीपल्स पार्टी और पीएमएल। वहाँ आई थिंक कुछ डिफिकल्टीज हो सकती है, बट अच्छा दूसरी जो रिफॉर्म्स है ये केयरटेकर गवर्नमेंट ने काफी फैसले टफ फैसले लिए। जी, और उसमें वो जो बिल्कुल। आम इम्प्रेशन था कि पुरानी ये टफ फैसले लेंगे तो कोई अपराइजिंग हो जाएगी, तो हुँ, ऐसे तो कुछ नहीं हुआ। और बल्कि मार्केट्स ने उसको वेलकम किया उन तमाम टफ डिसीजंस को। तो ठीक है। ये जो प्राइवेटाइजेशन के सिलसिले में भी एट टाइम्स जो है वो ये आपकी पीपल्स पार्टी भी जो है उसको सपोर्ट करती रही है। और वो मुमकिन है कि उसके प्रोसेस में आई थिंक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो। तो वो चाहिए कि दोनों पार्टीज बैठकर जो है उसको उसको इंगेज हो एक दूसरे से और एंगेजमेंट करके एक कंसेंसस डिसीजन ले आए। और ये जी, प्राइवेटाइजेशन जाहिर है वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारी जो एसओईज हैं उनकी जितनी भी हमारी इन्वेस्टमेंट है उसका वो 1% से भी कम रिटर्न जो है लीड मिल रही है। ऐसे तो ही। हम 20-20% पे हमारी हुकूमत बोरो करती है जी, और हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो 1% यील्ड वाली में हो, तो ये तो बिल्कुल कोई भी इसको जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वो डिसइन्वेस्ट करें जी, 1% यील्ड वाली जो इन्वेस्टमेंट्स हैं और अपने कर्जों को जो है वो पे ऑफ करें, ताकि वो लाइबिलिटी आपकी कर्जों की जो है वो बच जाए। और उसमें ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि पाकिस्तान के पास 19 ट्रिलियन के एसओईज के एसेट्स हैं, तो उनको जो है वो डिसइन्वेस्ट करें, अपना कर्जा पे ऑफ करें, तो उससे बहुत बड़ी सेविंग जो है वो एनुअल सेविंग्स गवर्नमेंट की जो हो सकती है। और फिर वो प्राइवेट सेक्टर में जाएंगी वो इदारे, तो वो ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे और फिर बिल्कुल। आपकी जो है वो टैक्स की इनकम भी बढ़ेगी, टैक्सेशन की, तो जब वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। और उसकी मिसाल पाकिस्तान में ही है कि ये बैंक एक वक्त में थे कि हमें गवर्नमेंट को पैसे डालने पड़ते थे हर साल। उसकी बजाय आप देखेंगे कि उसकी प्राइवेटाइजेशन हुई। जी। प्राइवेटाइजेशन के बाद जो है उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि अब वो एक एक बैंक जो है वो 30-30 40-40 अरब रुपए साल का जो है वो टैक्स कंट्रीब्यूट कर रहा है। अच्छा सर, लास्टली मेरा आपसे ये सवाल ये है कि हमने अक्सर देखा है कि आप अपने इंटरव्यूज़ में हाइब्रिड सिस्टम की हिमायत करते हैं, लेकिन हमने देखा है कि इनके कोई ख़ास नताइज नहीं निकल रहे। तो हमारी इस बीमार मईशत का इलाज क्या है? और हमें क्या पता भी है कि इस मर्ज़ की वजह क्या है? हम गलतियाँ क्या कर रहे हैं? सबसे जो मैं समझता हूँ बड़ी गलती तो यही है कि हम इनडिसिप्लिन जी, इनडिसिप्लिन है। हमने ऐसे भी साल किए कि 18-19 बिलियन डॉलर्स का हमने जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट कर दिया। ठीक मैं है। नंबर देख रहा था कि हमारे जो 10 साल की जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, हमारा जो फॉरेन करेंसी डेट है वो उसके बराबर ही है। जी, मतलब करीब ये समझिए कि हमारा कोई 80 बिलियन डॉलर्स के लगभग जो है वो फॉरेन करेंसी डेट है। और हमारे पिछले 10 साल का जो करंट अकाउंट डेफिसिट भी करीब इतना ही बनता है। तो बिल्कुल। तो ये जो इनडिसिप्लिन है उसकी वजह से हम जो है वो ज्यादा प्रेशर में नजर आते हैं। और प्रेशर में नजर आते हैं और उनकी वो डेट सर्विसिंग हमारे लिए एक मसला बन गई है, क्योंकि हमने जो अपने लोन्स भी लिए हैं वो लोन जो है बास कमर्शियल लोन जो है वो शॉर्टर टेन्योर के हैं। जी, और कुछ जो गवर्नमेंट है वो भी शॉर्टर टेन्योर के हैं। तो उनकी उनकी जो मेच्योरिटी जो है वो जल्द से जल्द आ रही होती है, तो गवर्नमेंट के लिए जो है वो उसकी उसकी सर्विसिंग जो है वो डिफिकल्ट रहती है। तो सबसे पहले तो जरूरत इस बात की है कि हम अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को अच्छा कंट्रोल करें।
जी। उस वक़्त तक के जब तक एक्सपोर्ट्स न बढ़ जाएँ, हमारे रेमिटेंसेस न बढ़ जाएँ, या इन अदर वर्ड्स हम ये कहते हैं कि आवर इम्पोर्ट शुड नॉट बी हायर देन आवर एक्सपोर्ट्स एंड रेमिटेंसेस। उसके अंदर-अंदर जो है वो तो फिर ये कोई $80 बिलियन का जो डेट है वो कोई इतना बड़ा नहीं है फॉरेन डेट। लोकल डेट भी चूँकि हर साल आप इतना जो है वो डेफ़िसिट करते हैं और वो डेफ़िसिट ज़्यादातर हाई इंटरेस्ट रेट की वज़ह से हो रहा है। तो उसको जब तक कि ये इंटरेस्ट रेट नीचे आएँगे, तो जी। वहाँ आपके ऊपर से बोझ जो है वो कम होगा और आपके जो है वसाइल और आपकी जो वेस्टेजेज़ हैं जिसमें एसओईज़ में की सारी वेस्टेजेज़ हो जाती हैं, उनको रोकना, ये एनर्जी सर्कुलर डेट को रोकना, जी। गैस सर्कुलर डेट को रोकना, ये ऐसे एरियाज़ हैं कि जो आपको रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करना, पॉलिसीज़ को जो है वो इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाना, जी। ताकि अगर इन्वेस्टमेंट्स भी आएँगी तो आपके ऊपर ये करंट अकाउंट डेफ़िसिट का जो है वो बोझ कम हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये वाले एरियाज़ हैं कि आप इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेज करें, इंटरेस्ट रेट को कम रखें, अपने बिज़नेस खर्चों को फ्रेंडली कंट्रोल एनवायरनमेंट करें बनाएँ। और एफिशिएंसी लाएँ। चलिए सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें अपना कीमती वक़्त दिया। बस जाते-जाते मेरी आपसे एक छोटी-सी गुज़ारिश है कि आप मेरे लिए तो इंस्पिरेशन हैं ही हैं और काफ़ी ज़्यादा हमारे देखने वालों के लिए भी आप इंस्पिरेशन होंगे। तो जाते-जाते आप यंग एंटरप्रेन्योर्स को, सारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बहुत ही वायबल कंट्री है और जी। उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो हमारी यंग जनरेशन को ये यकीन होना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो डेफ़िनेटली इंशाअल्लाह टर्न अराउंड करेगा, जी। और ये इसको आगे और बढ़ेंगे। ज़रूरत इस बात की है कि बस हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे जो गवर्नमेंट्स हैं, वो गवर्नमेंट जो है वो ईमानदारी से, मेहनत से जो है मेरिट पर जो है वो फैसले करेंगे और मुझे उम्मीद है कि अब ये दिन जो है वो चूँकि इनको मजबूरन भी करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ भी अपने आप को अगर ठीक नहीं करेंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि पानी सर से गुज़र जाएगा। चलिए सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया फिर से एक दफ़ा कि आपने हमें अपना वक़्त दिया। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। जैसा कि सर ने कहा, पाकिस्तान के हालात इंशाअल्लाह जल्द बदलेंगे। बस तब तक के लिए आपने अपना ख़्याल रखना है, डटे रहना है, लगे रहना है और देखते रहना है समा मनी।